राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन, मतलब कि कैसे हम लोग जो ये दवाई है उसको देंगे और इसका डोज क्या होगा। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग का सही डोज और सही तरीका और उसका कैलकुलेशन, सारी चीज़ें, नोमेनक्लेचर, इसमें सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे जो इस चैप्टर में आएगा और जो हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग आते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन, मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन, मतलब ये होता क्या है उसका पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं। होता क्या है, क्यों होता है भैया, उसका इंट्रो भी तो जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, उसका इंट्रो। इंट्रो में क्या डालेंगे, इंट्रो। अब देखो इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि जान पहचान पहले हम लोग इस टॉपिक से पढ़ाते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो पेशेंट को दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका मात्रा सही है या नहीं, उसका टाइम सही है या नहीं, या फिर देने का तरीका सही है या नहीं। ये नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि गलती हुई तो पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो इसका मेन गोल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन गोल क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पेशेंट को दी जाने वाली दवाई सही है या नहीं, मतलब कि राइट ड्रग विथ राइट क्या क्या, राइट टाइम, राइट अमाउंट, राइट वे, मतलब कि सही तरीका या फिर सही उसका देने का टाइम, तरीका सही है या नहीं, सही पेशेंट है कि नहीं, राइट पेशेंट। ठीक है, पेशेंट भी भैया क्या पता कि पेशेंट जो है बेड नंबर 20 का है और आप बेड नंबर 21 को दे दे वो ड्रग, तो भैया पेशेंट जो है उसके लिए तो हानिकारक हो सकता है। इसीलिए ये हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसका मेन गोल क्या होता है, इसका मेन गोल होता है जो हमारा पेशेंट है, जो उसको डिजीज़ हुई है वो ठीक हो जाए, यानी कि डिजीज़ को ठीक करना। ठीक है, डिजीज़ को ठीक करना, डिजीज़ को ठीक करना। ठीक है, और क्या करना, और पेन को कम करना। ठीक है, पेन को कम करना, इसका क्या है, ये सब मेन गोल है। ठीक है, ये मेन गोल है इसका। क्या करना, डिजीज़ को ठीक करना, पेन को कम करना, इन्फेक्शन को रोकना। ठीक है, क्या करना, इन्फेक्शन को रोकना, इन्फेक्शन को रोकना और शरीर के फंक्शन को नॉर्मल करना। ठीक है, बॉडी फंक्शन को क्या करना, नॉर्मल करना, नॉर्मल ऑफ बॉडी फंक्शन। ये क्या है, उसका मेन गोल है। ठीक है, ये उनका मेन गोल है, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन, मतलब कि दवाई देने के जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ये क्या है, मेन फंक्शन है। तो ये तो ठीक है। चलो अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं मेन फंक्शन इसका। ठीक है, मेन फंक्शन तो देख ही लिए। मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, डिजीज़ को कंट्रोल करना, डिजीज़ को कंट्रोल कर लिए, पेन को कम करना, इन्फेक्शन को कम करना और बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल करना। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब नीचे इसको हम लोग समझते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलने के लिए तो बोल दिया आपको कि ड्रग को सही से देना। तो ड्रग का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं ड्रग का मतलब क्या होता है। तो ड्रग का मतलब क्या होता है, ड्रग का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी फंक्शन को बदल दे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी फंक्शन को बदल दे। ड्रग का मतलब क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विच आ चेंज आवर बॉडी फंक्शन। केमिकल सब्सटेंस ये अलग है, ठीक है, अलग है, हम यहाँ से सब्सटेंस विच चेंज बॉडी फंक्शन। ठीक है, बॉडी के फंक्शन को ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बदल दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ड्रग कहते हैं। ठीक है, ड्रग हम लोग किसको कहते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के फंक्शन को बदल दे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग। ड्रग हो गया। ड्रग के बाद से मैं बोला मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। चलो ठीक है भैया, बोलने के लिए तो मेडिकेशन बोल दिए, तो मेडिकेशन होता क्या है, व्हाट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट के लिए दी गई दवाइयाँ उसे हम लोग
क्या बोलते हैं, मेडिकेशन बोलते हैं, यानी कि प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, मेडिसिन, ड्रग और आ ट्रीटमेंट, प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट में आपका ड्रग भी आ गया, प्रोसीजर भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। उसको प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, ट्रीटमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है, ये तो सबको पता है, दवाई का अध्ययन होता है फार्माकोलॉजी। अब सबसे नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा, क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसका, ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर क्या होता है, ड्रग नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसे हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे ड्रग नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ड्रग, ठीक है, यह ड्रग है भैया, ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, दवाइयों के नाम, इसका हिंदी मतलब होता है दवाइयों के नाम, ठीक है। ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, देखो ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब होता है दवाइयों के नाम, और उसके नाम क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो इसके नाम मेनली कितने प्रकार के होते हैं, इसके मेनली नाम जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर ए 3 टाइप ऑफ नेम ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब कि ड्रग के जो है वो 3 टाइप के नाम होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल केमिकल नेम। अब केमिकल नेम होता क्या है भैया, केमिकल नेम तो आप बता दिए, केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल नेम, केमिकल नेम वह नाम होता है जिससे क्या होता है, केमिकल नेम वो नाम होता है जिससे कि दवाई का पूरा जो केमिस्ट्री है और केमिकल स्ट्रक्चर है उस वो पता चल जाए, ठीक है। केमिकल नेम का मतलब होता है, एक सेकंड, हाँ, केमिकल नेम का मतलब होता है दवाई का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अब क्या होता है इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है, जैसे कि हमारा, आप सबसे कॉमन नाम आप लोग हम लोग जानते हैं क्या है, पैरासीटामोल, ठीक है। अब पैरासीटामोल तो हमें पता है, बट पैरासीटामोल तो एक नेम है ना। अब पैरासीटामोल जो ये नेम है वो किस केमिकल का नाम है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है N4 हाइड्रोऑक्सी फेनाइल, फेनाइल, N हाइड्रोऑक्सी फेनाइल, और उसके बाद भी है एसीटामेल्डिहाइड। ये आपका पैरासीटामोल का पूरा नाम है। तो अगर जो हम लोग जाके फार्मा वाले भैया से बोले कि भैया हमको N4 हाइड्रोऑक्सी फेनाइल एसीटामाइल दे दो, तो वो हमें क्या देगा, उसके बदले में हमें एक झापड़ दे के भगा देगा, क्योंकि ये उसका केमिकल नेम है, और केमिकल नेम बहुत लंबे और कठिन होते हैं जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं, चलो ठीक है भैया, अब तो ये मुश्किल है, तो भैया आप हमको जाके मान लो कि एक दवाई लेनी है, तो हम क्या बोलेंगे दुकान वाले भैया से, तो हम लोग उसके लिए बनाया गया है आपका ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम, ठीक है। ये 2 टाइप्स के नेम होते हैं, जेनेरिक नेम, ठीक है, और ब्रांड नेम। अब ये जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम में एक क्या अंतर होता है, और ये आपका केमिकल फार्मूला में क्या अंतर होता है, उसे देखते हैं। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम क्यों यूज किया जाता है, जेनेरिक नेम इज अ ऑफिशियल सफिशिएंट नेम ऑफ ड्रग, दिस नेम एक्सेप्टेड अ होल वर्ल्ड, यानी कि यह जो है यह ऐसा नाम होता है दवाइयों का जो कि पूरी दुनिया उसे यही कह के पुकारती है। मान लो कि पैरासीटामोल जो है पूरी दुनिया में इसका नाम पैरासीटामोल ही है। अब उसका अलग अलग ब्रांड आता है, मान लो कि उसका कोई एक्स ब्रांड है, तो वो एक्स ब्रांड इंडिया में चल रहा है या फिर इंडिया के कोई एक स्टेट में ही तो चल रहा है। बाकी जगह पे अगर जो हम लोग जाके बोले कि हमको एक्स ब्रांड दे दो, तो क्या वो हमें देगा, नहीं देगा, कुछ, क्योंकि उसे पता ही नहीं है भैया एक्स ब्रांड होता क्या है। अगर हम उसको बोले कि आप हमें पैरासीटामोल दे दो, तो वहाँ पे जो उसका ब्रांड चल रहा होगा वो हमें दे देगा। तो जेनरिक नेम क्या होता है, जेनरिक नेम इज अ sufficient name of drug, this is accepted by a whole world, ठीक है। अब मैं इसका डिफिनीशन इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा, बता दे रहा हूँ,
समझ जाना। जेनरिक नेम कौन सी दवाई होती है? ऐसी दवाई है जो कि पूरे दुनिया में चलती है। जेनरिक नेम दवाइयों का अधिकतर वैज्ञानिक नाम होता है और ये पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स ज़्यादातर जेनरिक नेम का ही उपयोग करते हैं। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि अगर जे बोलो, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके पेंटॉप की ये दवाई ले आओ या फिर वो दवाई ले आओ। पेंटॉप तो भैया हज़ारों दवाइयाँ बना रहा है, मैं कंपनी के नाम बोल दिया तो इससे थोड़ी होगा, नहीं होगा। वैसे ही जेनरिक नेम क्या है, ये आपके होल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। कौन सा? आपका जेनरिक नेम, ठीक है, पूरे दुनिया में यूज किया जाता है जेनरिक नेम, ठीक है। अब उसके बाद से सबसे लास्ट में आता है आपका रोता धोता, कौन सा? आपका ये आपका ब्रांड, ठीक है। अब ये ब्रांड क्या होता है भैया? ब्रांड भी तो बता दो क्या होता है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड नेम, ब्रांड नेम बोल लो या फिर ब्रांड ट्रेड बोल दो, ट्रेड, ठीक है। ब्रांड, ब्रांड नेम या फिर आपका ट्रेड नेम, ठीक है। ये तीसरा नंबर पर आता है। इसका उतना ही महत्व है जितना कि आप कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं, अगर आप बोलोगे कि मेरे को एचपी का लैपटॉप दे दो, तो भैया एचपी का लैपटॉप पर बहुत सारा है, कौन सा चाहिए? मुझे लेनवो का दे दो, भैया लेनवो तो बहुत सारे हज़ारों कंपनियाँ, उसकी कंपनी हज़ारों लैपटॉप बना रही है, कौन सी चाहिए? वैसे ही है इसका काम, ठीक है। तो जेनरिक नेम, जेनरिक नेम का समझ गया। जेनरिक नेम तो भैया हमको यही स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, और ब्रांड नेम कंपनी का नाम होता है। ब्रांड नेम इज गिवन बाय अ फार्मासिस्ट कंपनी फॉर अ मार्केटिंग, ठीक है। ये किस लिए, ये कौन देता है? ये फार्मा, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये क्या करती है? देती है अपने ब्रांड को नेम, ठीक है। कंपनियां अपने ब्रांड को नेम दे देती हैं। ये हमारा ब्रांड है, ये एक्स ब्रांड है, एक्स ब्रांड है, इस ब्रांड का ये है। तो ये एक्स ब्रांड जो होता है वो किसी लिमिटेड एरिया में है, आप पूरी दुनिया में तो नहीं चल रहे हो। उसी प्रकार से ये ब्रांड नेम होता है, मतलब कि जो कंपनी बनाती है वो अपने दवाई का नाम दे देती है। जैसे कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफिन को मिला दिया जाए तो ये एक अलग दवाई बन गई। अब उसको क्या करेगा? एक ब्रांड आएगा, बोलेगा भैया ये मेरे नाम से कर दो, तो ये उसके नाम से ट्रेडमार्क हो जाएगा। वैसे ही है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? ये आपका मतलब कि उतना हो गया जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपका क्या है? आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, ठीक है। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब कि ड्रग के जो लाभ, मतलब कि जो उससे लाभ है, जो उससे हमें जो अच्छी चीज़ें मिल रही है, उसका इफेक्ट क्या है, यानी कि दवाइयों के लाभार्थिक प्रभाव, यानी कि अच्छे प्रभाव, अच्छे गुण हो। मान लो पैरासीटामोल लिए तो उसे बुखार कम हुआ और उससे पेन कम हुआ। तो इसका क्या मतलब है? थेराप्यूटिक का मतलब ये होता है, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक का मतलब होता है साइड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या होता है? इफेक्ट है, यह दवाइयों का वह इफेक्ट है जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता नहीं, नहीं चाहिए होता है, ठीक है। विच इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट which effect of drug for treatment need us, मतलब कि यह दवाइयों का वो इफेक्ट होता है, वो प्रभाव होता है जो कि हमें किसके लिए चाहिए होता है? ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है। अब इसका क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल समझो, इसका एग्जांपल समझो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, ठीक है। ये बहुत कॉमन दवाई है और ये सारी चीज़ों में लगती है पैरासीटामोल, तो इसीलिए हम लोग इसको बार बार ले रहे हैं। और ये किसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या है? ये टेम्परेचर को डाउन करता है, यानी कि ये फीवर को कम करता है। ये क्या करता है? टेम्परेचर को डाउन करता है, फीवर को कम करता है, यही है, ठीक है। एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक अब देख लेते हैं हम लोग एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबायोटिक काम क्या है? ये क्या करता है? इन्फेक्शन को रोकता है। ये क्या करता है? इन्फेक्शन को रोकता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। ये एंटीबायोटिक का काम है, वही है। अब उसके बाद से आ जाते हैं साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि साइड इफेक्ट। अब यहाँ पे तो थेराप्यूटिक देख लिए, थेराप्यूटिक मतलब कि अच्छे अच्छे चीज़ें जो कि हमारी दवाइयाँ करती है। अब साइड इफेक्ट यानी कि बुरी बुरी चीज़ें जो कि हमारी दवाइयाँ ये भी करती हैं, मतलब कि सब चीज़ तो अच्छा नहीं होगा ना बाबू,
ठीक है, उसी हिसाब से। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, साइड इफेक्ट। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट मतलब कि सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं होगी ना, साइड इफेक्ट भी तो होगा उसका कुछ, तो वही साइड इफेक्ट देखते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग के कौन कौन से ऐसी साइड इफेक्ट है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। दवाइयों के समान दुष्प्रभाव, मेडिसिन जो है वो अनवांटेड होती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती है। अब देखो कोई सी भी दवाई लेते हैं साइड इफ़ेक्ट जिसकी क्या होता है, बैड इफ़ेक्ट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैड इफ़ेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे बैड इफ़ेक्ट, ठीक है। बैड इफ़ेक्ट यानी कि चलो हम लोग दवाई लिए, किस लिए दवाई हम लोग लिए, फीवर को कम करने के लिए, ठीक है, ये फीवर को कम करने के लिए दवाई लिए, लेकिन वो दवाई क्या करने लगी, हमें नोजिया करने लगी, नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होगा, और फिर वोमिटिंग होने लगा यानी कि उल्टी भी हो गई, ठीक है, ये भी हो गया, और डिजीनेस होने लगा यानी कि चक्कर आने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। और उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल जो है वो हमारा क्या हो गया, हार्ड हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। ये चीज़ें हो गई, हमने दवाई तो केवल फीवर को कम करने के लिए था, फीवर को कम करने के लिए लिया था, बट यहाँ पे तो बहुत सारी खेला हो गया हमारे साथ, इतने सारे खेला हो गए एक दवाई के चक्कर में, इसी को बोलते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद से आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट जो कि ड्रग के द्वारा होते हैं, यानी कि दवाइयों के विषैले प्रभाव। हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ भैया, क्या पता कुछ लोगों को हिंदी में अच्छा समझ में आ जाए और इंग्लिश में कम समझ में आए। इफेक्ट ऑफ ड्रग यानी कि जो दवाइयाँ है वो तो अभी तक हमें उल्टी और ये सारी चीज़ें चक्कर पक्कर ला रही थी, बट उसके क्या विषैले प्रमाण भी होते हैं, यानी कि ऐसे जो मेडिसिन लेने पे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें होती है, यानी कि मेडिसिन ओवरडोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मैं मान लो कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि दिन में आपको 25 mg लेना है, बट आप क्या करते हैं, भूल से आप उसको 100 mg कर लेते हैं, ओवरडोज हो गया, यहाँ पे दवाई का ओवरडोज हो गया। जब ओवरडोज होगा दवाई का तो क्या करेगी बॉडी हमारी, जो है बॉडी हमारी क्या करेगी, उसको टॉलरेंस करेगी, टॉलरेंस यानी कि उसको बाहर निकालने का क्रिया चालू करेगी, जिसके चक्कर में क्या होगा, हमारे खुद की बॉडी खुद को डैमेज कर लेगी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा किडनी डैमेज, यानी कि जब हम ज़्यादा कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमारी किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है, यानी कि डैमेज कहने का मतलब है कि खराब हो जाती है, लीवर फेलियर, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पेन किलर और ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इससे क्या होता है, ये चीज़ें होती है लीवर फेलियर और किडनी फेलियर, किडनी डैमेज और रेस्पिरेटरी डिस्परेशन यानी कि फेफड़ों से सांस नहीं ली जाती है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्परेशन, ठीक है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब ये मतलब कि वो तो साइड इफेक्ट था भैया कि उल्टी हो गई, नोजिया हो गया, ये सारी चीज़ें उसकी साइड इफेक्ट थी, बट उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है, जिसके कारण जो पेशेंट है या फिर जो दवाई लेने वाला व्यक्ति है उसकी डेथ भी हो सकती है। जी हाँ, कॉज ऑफ अ मेडिसिन टॉक्सिसेशन इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग टू अ, मतलब कि टॉक्सिक इफेक्ट से क्या हो सकता है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। फ्रॉम अ मेडिकेशन, दवाइयों के प्रकार, अब देखो दवाई कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, क्यों नहीं जा रहा भैया, हाँ, अब यहाँ पे हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, दवाइयों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मेडिकेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन, मतलब कि ये जो दवाई है वो कितने टाइप्स में होती हैं और कितने टाइप्स में प्रेजेंट है हमारे पास, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा दवाई है उसको हम लोग देखते हैं। तो फॉर्म पहला होता है हमारा टेबलेट, जी हाँ, पहला होता है टेबलेट यानी कि गोली, यस गोली, वो बंदूक से निकलने वाली गोली नहीं, यहाँ पे दवाई की बात हो रही है, जी हाँ, गोली जो कि हम लोग किसे देते हैं, पेशेंट को देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा दूसरे नंबर पे कैप्सूल और गोली में अंतर होता है, क्या अंतर होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कैप्सूल ले लो या फिर टेबलेट ले लो, तो इसमें बहुत अंतर होता है। कैप्सूल यानी कि उसके अंदर एक
पॉलीथीन, पॉलीथीन तो नहीं बोल सकते, एक उसके ऊपर कवर होता है और कवर के अंदर जो होती है वो असली हमारा ड्रग होता है या फिर मेडिसिन होता है, वो हमारे उस कवर के अंदर भरा रहता है। पॉलीथीन तो नहीं होती है, क्योंकि हम किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट पॉलीथीन थोड़ी देंगे। उसके बाद से आपका आता है सीरम, ठीक है, उसके बाद से आता है आपका सिरप, ठीक है। सिरप यानी कि सिरप तो आपको पता ही है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको ही हम लोग बोल देते हैं सिरप, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ड्रग्स रहता है। उसके बाद से आता है इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, बट इसको क्या होता है, इसके देने का जो रूट है वो अलग होता है। सिरप जो है वो केवल माउथ और ओरल रूट से ही ले सकते हैं, और इंजेक्शन आप उसको आईएम ले लीजिए, आईवी ले लीजिए, या फिर आप सबक्यूटेनियस ले लीजिए। बहुत सारे रूट होते हैं इंजेक्शन के, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका ओमनी, उसके बाद से आता है आपका ओमनीमेंट, ओमनीमेंट, ओमनीटीमेंट यानी कि क्रीम बोल दीजिए, क्रीम को ही ओमनीटीमेंट बोलते हैं, जो क्रीम मलहम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप कहने का मतलब है जो कि आई ड्रॉप हो गया, या फिर लिक्विड फॉर्म में ये भी होते हैं, बट इसको कैसे हम लोग देते हैं, इसको बूंद बूंद करके देते हैं। उसके बाद से आता है आपका इनहेलर। इनहेलर का मतलब है कि जो हम उसको इनहेल करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनहेलर, ठीक है। ये फॉर्म है, मतलब कि ये दवाइयों के मतलब कि फॉर्म है, ये इतने प्रकार के दवाइयाँ हमारे पास हैं, ठीक है, या फिर मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं पर्पस ऑफ अ मेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद से हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ मेडिकेशन, यानी कि जो दवाई देने का पर्पस क्या हो रहा है, पर्पस ऑफ मेडिकेशन मतलब कि जो हम लोग दवाई देते हैं, ये इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, पर्पस ऑफ मेडिकेशन। जो दवाई देते हैं उसको देने का क्या उद्देश्य है और क्यों देते हैं, क्या मतलब है, तो उसका जो पर्पस होता है वो कौन सा पर्पस होता है। पर्पस तो सबको पता है, लेकिन एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखने में क्या जा रहा है, क्योर अ डिजीज, यानी कि रोग को ठीक करने के लिए देते हैं। सबसे पहला पर्पस तो हमारा यही होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए। दूसरा क्या होता है, प्रिवेंट अ डिजीज़, यानी कि जो पेशेंट है या फिर जो भी लोग हैं उनको दोबारा ये बीमारी ना हो, या फिर जो बीमारी अभी चल रही है वो दोबारा ना हो। जैसे कि हम लोगों ने कोरोना में वैक्सीन लिया था, तो वैक्सीन से क्या कोरोना ठीक हुआ था, नहीं। उसमें क्या हुआ था, कोविड-19 जो है वो ठीक नहीं हुआ था, बल्कि इसको हम लोगों ने क्या किया था, इसको हम लोगों ने प्रीवेंट कर लिया था, यानी कि होने से पहले ही हम लोगों ने उसका वैक्सीन ले लिया था, ताकि ये हमें हो ही ना, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है डायग्नोसिस। आप बोलोगे भैया दवाई खाने से कौन सा डायग्नोसिस हो रहा है, नहीं, दवाई खाने से भी डायग्नोसिस होता है, ठीक है, इससे भी डायग्नोसिस होता है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, इससे भी पता चलता है कि कौन से आपको डिजीज है, ठीक है। उसके बाद से रिलीवेंट, ठीक है। उसके बाद से आता है रिलीफ, ठीक है, रिलीफ अ सिम्टम। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसके सिम्टम को कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। ये उसका पर्पस है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। नीचे कहने का मतलब है मेरा, तो अगला टॉपिक कौन सा है, तो अगला टॉपिक हमारा है, हेडिंग हम लोग डालेंगे ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन, अब ये सुनने में काफ़ी नया लग रहा है, बट ये कुछ नया है नहीं, ये केमिस्ट्री का ही एक समझो कि दूसरा मतलब कि फॉर्म है, और उसको नाम दूसरा दे दिया गया है। जी हाँ, इंसान वही है, बस नाम दूसरा दे दिया गया है, ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, ड्रग इंट्रा रिएक्शन, ठीक है, ड्रग इंट्रा रिएक्शंस। ड्रग इंट्रा रिएक्शन मतलब कि जब दो दवाइयाँ मिलकर इफेक्ट बदल देती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग इंटर रिएक्शन। ड्रग इंटर रिएक्शन का मतलब है ये ए है, मेडिसिन ए है, और प्लस ये बी मेडिसिन है, दोनों मिलके क्या करेंगी, एक न्यू इफेक्ट को क्रिएट करेंगी। यानी कि ये जो इन दोनों का इफेक्ट था, मान लो इससे क्या होगा, फीवर कम होता है, इससे पेन कम होता है। जब दोनों मिलती हैं तो क्या होगा, एक नए इफेक्ट को क्रिएट करेंगे जिससे कि कुछ और ठीक हो, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ड्रग इंट्रा रिएक्शन, ठीक है। इसके टाइप कितने होते हैं, अब इसके टाइप देख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स, ठीक है।
इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? तो पहला टाइप है आपका ये साइनेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। साइनेट्रिक जेस्टिक्स इफेक्ट, दो दवाइयाँ मिलकर इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंक्रीजिंग इफेक्ट, इसमें इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद से आपका आता है एंटीगोनिस्टिक इफेक्ट, एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम कर देती है। एंटीगोनिस्टिक्स इफेक्ट, एक दवाई दूसरी दवाई के इफेक्ट को कम कर देती है। ए वाला डोमिनेट करेगा और बी वाले, ये जो बी मेडिसिन है इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब कि दोनों को अगर अलग अलग ले तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग आएगा, बट दोनों को एक साथ ले तो एक का इफेक्ट कम आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोग्निटिव इफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेडिसिन एक्शन। अब ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, दवाइयों के प्रभाव को, जो मतलब कि दवाइयों के प्रभाव को प्रभावित करने के कारण बनते हैं, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लू अरे यार हाँ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेडिकेशन एक्शन, ठीक है। ऐसे प्रभाव जो कि दवाइयों के इफेक्ट को बदलने के कारण बनते हैं, ठीक है, एक्शन, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि दवाइयों के प्रभाव को चेंज कर देते हैं? सबसे पहला हमारा फैक्टर जो है वो सारे चीज़ों में कॉमन होता है और सब में आता है। पहला क्या है? एज, ठीक है। पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है, वेट, ठीक है। दूसरा फैक्टर वेट। तीसरा फैक्टर उसका जेंडर, ठीक है। और चौथा फैक्टर डिजीज कंडीशन, मतलब कि वो कौन से डिजीज कंडीशन में आया है, उसका स्टेज क्या है डिजीज का, वो उस पर भी हमारी दवाइयों का जो इफेक्ट है डिपेंड करता है, कंडीशन, ठीक है। डिजीज कंडीशन और उसका जेंडर क्या है, वेट क्या है, और फिर मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। और दूसरा उसका फूड, मतलब कि खान पान कैसा है, फूड, ठीक है। दूसरा क्या है? उसका फूड, ठीक है, दूसरा फूड। और तीसरा उसका रूटीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाई लेने का तरीका क्या है, रूटीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है दवाई देने के सिद्धांत क्या है, यानी कि उसका प्रिंसिपल क्या है और दवाई देने के उसके सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हिंदी में यही है उसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सिद्धांत क्या है, ठीक है। मतलब कि उसका पहला, और मतलब कि पहला बोल लीजिए, या फिर दवाई देने के सिद्धांत, दवाई देने के रूल क्या हैं। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके 10 राइट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, राइट्स होते हैं, ठीक है। कितने? 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब इसके 10 तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा हमारा है, मतलब कि 10 रूल्स होते हैं। राइट पेशेंट कहने का मतलब है जिस पेशेंट को जो चीज़ हुई है उसका उसी के ट्रीटमेंट का ड्रग दिया जाए। मतलब कि पेशेंट ए को हमें मेडिसिन एक्स देनी है तो पेशेंट ए को ही मिले, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है राइट ड्रग, यानी कि जो ड्रग उसके ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वही ड्रग हो, या ये नहीं हो कि दूसरा ड्रग हो,
और तीसरा तीसरा क्या है, राइट डोज, ठीक है, राइट डोज, ठीक है। राइट डोज यानी कि अगर जे उसको 25 mg अमाउंट देना है तो उसे हम लोग 25 ही देंगे, ना कि 100 mg देंगे, ठीक है। तो राइट डोज हो गया। और चौथा क्या है, चौथा है उसका, चौथा क्या है, चौथा है उसका राइट रूट। राइट रूट यानी कि अगर जो उसको ओरल लेना है, जिस मेडिसिन को, जिस ड्रग को उसको ओरली लेना है वो ओरली ही ले, ठीक है, राइट रूट, ठीक है। और पांचवा क्या है, पांचवा है राइट टाइम, यानी कि जो दोपहर की दवाई है वो दोपहर में ही ले, और जो कि मॉर्निंग की दवाई है उसे मॉर्निंग में ही ले, और इवनिंग की दवाई को इवनिंग में ही ले, ठीक है, सही समय पर लेना, ठीक है। और उसके बाद से राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो दवाई हम लोग दिए हैं, जिस टाइम पे दिए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट करें, यानी कि लिखें, ठीक है। और जो सातवां क्या है, सातवां राइट रीज़न, सही कारण, ठीक है, मतलब कि सही कारण के लिए सही दवाई होनी चाहिए, ठीक है, राइट रीज़न, ठीक है, राइट रीज़न। आठवां क्या है, आठवां है उसका राइट रिस्पॉन्स, मतलब पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते रहना चाहिए कि भैया जो दवाई दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, राइट रिस्पॉन्स, ठीक है, राइट रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स जो है वो सही है या नहीं है। राइट एजुकेशन, पेशेंट को सही जानकारी देनी जरूरी है, यानी कि अगर जो हम आपको ये मेडिसिन देते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आपको नोजिया भी हो सकता है, आपको उल्टी भी हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है, और मेडिसिन आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप ये चीज़ों से, आपको ये चीज़ें हुई है और आप इस चीज़ों से ठीक हो जाए। और राइट टू रिफ्यूज़, मतलब कि पेशेंट को मना करने का भी अधिकार है। अगर पेशेंट बोले कि मेरे को ये मेडिसिन नहीं लेनी है तो आपको वो ज़बरदस्ती नहीं देनी है, ठीक है। ये हो गया 10 उसके प्रिंसिपल, यानी कि दवाई देने से पहले और दवाई देने के बाद के कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए, नियम फॉलो कर लिए। अब देखते हैं मेडिकेशन ऑर्डर, यानी कि दवाई जो है वो डॉक्टर द्वारा मतलब कि इंस्ट्रक्शन में है या नहीं। टाइप ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर और PRN ऑर्डर, सिग्नेचर ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई जो है और जो स्लिप मिलती है उसको ही हम लोग पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन बोल देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कहने का मतलब है हमारा जो कि हमें हमेशा काम आएगा, तो क्या है, वो है हमारा टर्मोलॉजी एंड एडोब्रेशन, मतलब कि मेडिकल में जो यूज किए जाने वाले शॉर्टकट हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। टर्मोलॉजी मतलब कि हमको, मतलब कि पता है कि ये दवाई ऐसे ऐसे देनी है, बट क्या होता है, हम लोग टाइम बचाने के लिए और पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट मिले, एक्यूरेट मिले, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने बनाया है, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं और क्यों, कौन से शॉर्टकट किस लिए और कब यूज़ किए जाते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला पहला शॉर्टकट में हमारा आता है आपका एडप्टेशन। अब उसमें क्या होता है, ओडी। अगर जो किसी दवाई के आगे ओडी लिखा है तो उसका फुल फॉर्म हुआ वंस अ डे, मतलब कि दिन में एक बार, ठीक है, वंस अ डेली, ठीक है, यानी कि दिन में एक बार लेनी है दवाई, ठीक है, वन टाइम, ठीक है, ओडी हो गया। उसके बाद से आता है आपका बीडी। बीडी कहने का मतलब है हमारा कि बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे टीडी लिखना चाहिए, नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ट्वाइस अ डेली, यानी कि ये जो आपका मेडिसिन है वो 2 टाइम लेना है। कब, दिन में 2 टाइम लेना है। उसके बाद से आता है आपका TDS। TDS तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता ही रहता है, यानी कि 3 टाइम अ डेली, 3 टाइम अ डेली, 3 टाइम अ डेली, यानी कि दिन में 3 बार लेना होता है दवाई को, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, TDS हो गया, ठीक है। और देखो उसके बाद से आता है HX। HX का मतलब क्या होता है, यहाँ पे HS, किसी भी अगर मेडिसिन के आगे HS लिखा है तो यानी कि एट अ बेड टाइम, एट अ बेड टाइम, यानी कि सोते समय लेना है, यानी कि स्लीपिंग टाइम, जब आप सोने जाएं
तब लेंगे बेड पे, ठीक है। उसके बाद से आता है PRN। PRN का मतलब होता है एज नीड, एज नीड, ठीक है। अगर जो आपको ज़रूरत लग रही है तो लीजिए, ज़रूरत नहीं लग रही है तो उसको नत लीजिए, मत लीजिए, ठीक है। और एक होता है SOS, इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी कि जब फीवर हो या जब पेन हो या कुछ ऐसा कंडीशन हो जिसमें कि आपको दवाई चाहिए ही चाहिए, उस टाइम पे हम लोग लेते हैं और ये उस दवाइयों के आगे लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? एरर इन अ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। दवाई देने में कौन कौन सी गलतियां होती है। अब देखो, जो जो हमारा नियम है, जो जो हमारा प्रिंसिपल है, उसी के अपोजिट जो गलतियां होगी अगर हम लोग उसके नियम और उसके प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो, ठीक है। तो हम लोग एरर देख लेते हैं, ठीक है। एरर इन अ मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन में कौन कौन से एरर आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि दवाई का जो है वो लेना या फिर देना, ये चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो टाइप कौन कौन से होते हैं इसके। अब इसका टाइप देख लेते हैं। टाइप, टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला, क्या हमसे गलती हो सकती है, हमने बोला कि प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेंगे तो गलती होगी। तो कौन सा गलती होगा सबसे पहला? तो सबसे पहला हमारा जो गलती है वो हो सकता है कि रोंग पेशेंट, यानी कि पेशेंट ही गलत हो। रोंग पेशेंट यानी कि हम लोग गलत पेशेंट को गलत दवाई दे रहे हैं। पेशेंट, यहाँ पेशेंट ही गलत हो, हम गलत पेशेंट को जाके दवाई दे रहे जिसको ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा रोंग ड्रग, यानी कि दवाई ही गलत हो, पेशेंट तो इस बार सही है बट दवाई ही गलत हो, नहीं। और तीसरा क्या गलती हो सकती है? रॉन्ग रूट, यानी कि अगर जो उसको, ठीक है, अगर जो उसको IM देना है तो उसको अगर जो हम लोग IV देंगे तो भी गलत हो सकता है। रॉन्ग रूट, ठीक है, रॉन्ग रूट, ठीक है। और उसके बाद से रॉन्ग टाइम, ये चीज़ें गलत हो सकती है हमसे। कब? जब हम लोग मेडिसिन देते हैं तब ये गलतियां हो सकती है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या हो सकता है? प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डबल चेक कर सकते हैं, ठीक है, डबल चेक। और उसके बाद से रीड आ लेबल केयरफुली, मतलब कि जो लेबल लगा है उसको हम लोग क्या करेंगे? केयरफुली रीड करेंगे। मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मेंटेन करके रखेंगे। क्या? कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं रूट ऑफ अ मेडिकेशन, मतलब कि कौन कौन से ऐसी रूट है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रग को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। पहला, अब यहाँ पे रूट देखते हैं, ठीक है, रूट, ठीक है। तो कौन कौन से रूट हो सकते हैं भैया? सबसे पहला और कॉमन रूट जो कि बच्चे बच्चे को पता है, क्या है? ओरल, यानी कि मुंह से, ठीक है, ये पहला रूट हो गया। दूसरा रूट क्या हो गया? सब लिंगस, यानी कि जीभ के नीचे, ठीक है, सब सब लिंगस, यानी कि जीभ के नीचे से, ठीक है। और तीसरा रूट क्या हो गया? तीसरा रूट हो गया आपका बकल, ठीक है। बकल की बात हो रही है, बकल कैविटी की नहीं, यानी कि गले के अंदर, ठीक है, गले के अंदर, जो कि हम लोग कब देते हैं? जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या फिर पेशेंट दवाई ना ले, ठीक है, बकल, उस टाइम पे। और उसके बाद से चौथा, चौथा क्या बोल रहा है? चौथा है आपका टॉपिकल, यानी कि त्वचा के नीचे, टॉपिकल, ठीक है, त्वचा के नीचे यानी कि चमड़े के नीचे। और पांचवा क्या है? पांचवा है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेल कराते हैं। और छठा क्या है? छठा है आपका इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के भी बहुत सारे रूट होते हैं, ठीक है, इसके भी बहुत सारे रूट होते हैं, ठीक है। ये भी कई प्रकार से दिया जाता है, IM दिया जाता है, IV दिया जाता है, IC दिया जाता है, इन सब क्यूटेनियस, ये सारी चीज़ें होती है रूट, इंजेक्शन जो देते हैं, ठीक है। ये रूट की बात हो गई। अब आते हैं नीचे, ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज एंड मेंटेनिंग अ ड्रग, ठीक है, मतलब कि जो ड्रग है उसको कैसे स्टोर करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो ड्रग है, जो ड्रग है उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे
और कैसे स्टोर करेंगे, मेंटेन एंड स्टोर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूल यानी कि कूल एंड अ ड्राई प्लेस यानी कि ठंडे जगह पे और सूखे जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट को चेक करते रहना है, एक्सपायरी डेट को चेक करते रहना है, चेक करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से आपका आता है लेबल प्रॉपरली, मतलब कि लेबल प्रॉपर होना चाहिए, जो मेडिसिन है उसके ऊपर वही लेबल होना चाहिए। मत पता चला कि पैरासीटामोल है, उस पर लगा है लेबल किसका, किसी और दवाई का। ठीक है, लेबल, ठीक है, लेवल प्रॉपरली यानी कि लेवल सबका होना चाहिए। यहाँ पे लेवल निकलेगा नहीं भैया, यहाँ पे लेवल सबका होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद से लॉक सिस्टम मेंटेन यानी कि जो जिसमें जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे लॉक हमेशा लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई भी दवाई या फिर ड्रग से छेड़छाड़ करता है तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्पोंड एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, रिस्पोंड एंड रिपोर्टिंग मतलब कि हम लोग को ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है का किस टाइम पे हम लोगों ने उसको मेडिसिन दिया था और डोज क्या था। ठीक है, मेडिसिन का डोज क्या था और रूट क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, लिख के रखनी है। और तीसरा पेशेंट का रिस्पॉन्स, पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे दवाई को लेने के बाद से, ये चीज़ें रिस्पॉन्स जो है हमें अपना होना चाहिए और इस सारी चीज़ों को हमको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अब बोलोगे सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हाँ इस वाले चैप्टर में तो मैं बोलूँगा कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आप अगर ये हॉस्पिटल या फिर जहाँ पे भी जाएंगे आपको ये चीज़ें ज़रूरी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, सिस्टमेटिक मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट हमें आना चाहिए, हमें मिस्त्री नहीं बनना है, फिर भी मेजरमेंट हमें आना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम, सबसे कॉमन सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम ये सबसे कॉमन सिस्टम होता है। इसके यूनिट क्या क्या होते हैं, इसके यूनिट समझ लेते हैं। यूनिट जाना सबसे ज़रूरी है। पहला आता है आपका ग्राम। ठीक है, पहला यूनिट इसका ग्राम, उसके बाद से आता है उससे छोटा मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम। ठीक है, और उस जिसको हम लोग बोलते हैं mg। ठीक है, मिलीग्राम। उसके बाद से सबसे बड़ा लीटर। ठीक है, और उसके बाद से आता है आपका मिलीलीटर, यानी कि लीटर से छोटा मिलीलीटर। ठीक है, ये इसके यूनिट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जिसको बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं बट मिलता कहीं नहीं है, और काफ़ी इसको इजी बना के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके मेडिकेशन डोज कैलकुलेशन। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसी पे लगे हाथ। तो देखो, सबसे पहला इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डोज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डोज कितना देना है, डोज एडमिनिस्ट्रेशन, डोज टू एडमिनिस्ट्रेशन, डोज कितना देना है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसका हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। उसका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है आपका डिस्क्राइब डोज, यानी कि कितना डोज उसको देना है, डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब किया है या फिर कितना हमको उसको देना है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्राइब डोज। ठीक है, डिस्क्राइब डोज डिवाइड बाई अवेलेबल डोज, यानी कि डोज कितना देना है और हमारे पास डोज कितना है। ठीक है, अभी लेवल डोज उसको मान लो कि x देना है और डोज हमारे पास x अवेलेबल है। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इनटू अ क्वांटिटी। ठीक है, इनटू अ क्वांटिटी कितना क्वांटिटी देना है, कितना हमारे पास क्वांटिटी है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर का ऑर्डर है, यानी कि डॉक्टर्स ऑर्डर डोज कितना है, 500 mg। ठीक है, 500 mg। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, अवेलेबल डोज कितना है, 250, सॉरी 200
250 mg, 250 mg। ठीक है, हमारे पास 250 mg है और हमको कितना देना है उसको 500 mg देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसको हमको देना है कितना, डोज रेजिस्टेंस कितना करना है, तो उसको हमको देना है 500 mg और हमारे पास अवेलेबल कितना है 250 mg। तो हम लोग क्या करेंगे 500 डिवाइड बाई 250 और इंटू 1 क्यों, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी दी गई है, क्वांटिटी नहीं दी गई है, तो हम लोग 1 यूज़ करेंगे और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी कि 2 टैबलेट हमको दे देनी है, किसको, पेशेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग जो है हमारा कितना है 2 टैबलेट है। यही है बस ड्रग कैलकुलेशन, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग लगा ही लेते हैं। ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन का एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चलिए एक और क्वेश्चन करके अपना क्वेश्चन जो है हमारा कॉन्सेप्ट उसको बेटर बनाते हैं। तो आ जाते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब है, डॉक्टर जो दवाई दिया है उसको हमें दिखा रहा है 250 mg हमको देना है पेशेंट को, और हमारे पास अवेलेबल डोज कितना है, अवेलेबल डोज है हमारा 125 mg। अब इतना इजी कैलकुलेशन नहीं आएगा, अब ज़्यादा हार्ड ना हो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और इन 5 ml, अब देखो यहाँ पे भी ये ml में दे दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये 5 ml में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 250 mg तो हमारे पास है। ठीक है, 125 mg है और हमें 250 mg देना है, 5 ml में इतना आ रहा है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25, 2 और इधर 5, 25, और ये इससे कटा यहाँ पे 10, यानी कि हम उसको 10 ml दे देंगे तो 10 ml में उस पेशेंट को 250 mg का डोज मिल जाएगा। ये होता है उसका कैलकुलेशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंजेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को रोक के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑर्डर है हमारे पास कितना mg का, डॉक्टर ऑर्डर है हमें पेशेंट को 500 mg का जो है डोज दे देना है, किस में, IV में। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल डोज कितना है, अवेलेबल डोज है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम। हाउ मच ड्रग नीडेड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रखा है 1 ग्राम हाउ मच ड्रग नीडेड, यहाँ पे एक और चीज़ दिख रखा है वायल। अब देखो 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में हमारा जो है वो 1000 mg होता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, 1 ग्राम में हमारा 1000 mg डोज होता है, और हमें कितना देना है, हमें 500 mg एमोक्सिलिन देना है या फिर उसको एजिथ्रोमाइसिन जो भी देना है। ठीक है, मेट्रिनडाजोल जो भी देना है उसको। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा को, हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 ग्राम में 1000 mg होती है दवाई की डोज। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, सीधी सीधी बात है। तो सीधा सीधा हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, तो हमें कितना देना है 500, हमारे पास प्रेजेंट कितना है 1, यानी कि 1000 mg इंटू 1, यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो 0.5 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही है बस सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखो एक और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ड्रिप रेट कैलकुलेट करेंगे। अब ड्रिप रेट को, ड्रिप जो है, ड्रिप का जो मतलब कि रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला आता है, उसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ड्रिप कैलकुलेशन। ठीक है, ड्रिप कैलकुलेशन, ड्रिप कैलकुलेशन एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ड्रिप कैलकुलेशन क्या बोलता है, ड्रॉप पर मिनट हमको निकालना है कि ड्रॉप जो है कितना ड्रॉप, कितना बूंद यह 1 मिनट में हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू ड्रॉप रेट।
ठीक है। ड्रॉप फैक्टर, सॉरी ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर क्या होता है? यह फैक्टर होता है एक बूंद में कितना ml हमारा जो है ड्रॉप निकलेगा, एक बूंद में कितना ml ड्रॉप निकलेगा। अगर ये यहाँ पे एक और फिर टाइम इन मिनट, ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइम इन अ मिनट, ठीक है। टाइम किस चीज़ में होनी चाहिए? मिनट में होना चाहिए, ठीक है, यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम जो है हमारा मिनट में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद से हम ड्रॉप कैलकुलेशन करते हैं। अब उसका हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या दे रखा है हमारे पास, 1000 ml IV है, 1000 ml IV है, ठीक है। और उसको हमको क्या करना है, रन करना है कितने देर तक, रन इन 8 आवर, ठीक है, 8 घंटे तक हम लोग को 1000 ml IV को चढ़ाना है। और ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर क्या होता है? ड्रॉप फैक्टर जो हम लोग ड्रिप लगाते हैं, जो यहाँ पे कैनुला का इंसर्ट करते हैं, सॉरी वो जो उसमें लगाते हैं आपके ड्रिप में, उसके ऊपर लिखा रहता है उसका ड्रॉप फैक्टर क्या है। तो ड्रॉप फैक्टर ये मतलब कि मोस्ट कॉमन होता है 50 या 20। अगर जो कुछ नहीं दिया है तो हम इन दोनों में से एक फैक्टर को ले लेते हैं, 50 या 20। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 को लेकर चलेंगे इस केस में, ठीक है। इस केस में हम लोग 50 को लेकर चलेंगे। तो देखो हमारे पास टाइम भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, ड्रॉप फैक्टर भी आ गया। तो ड्रॉप पर मिनट निकालने में कितना जाएगा भैया, कितना समय जाएगा? वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, ड्रॉप फैक्टर कितना है, 15, डिवाइड बाई 8 इंटू 60, मतलब कि इसको हमको मिनट में चाहिए, 0 से 0 उड़ा दो भैया, ठीक है। और इसको आपका क्या करो, कैलकुलेट करके काटो। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका सिंपल सा कितना आएगा, इसका सिंपल सा फैक्टर रहेगा 131.25, जिसको हम लोग अप्रोक्स में कितना 31 ड्रॉप पर मिनट कर सकते हैं, ठीक है, 31 ड्रॉप पर मिनट। ये आपका ड्रॉप फैक्टर आ गया। ड्रॉप फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर मेडिसिन डोज ड्रग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये पीडियाट्रिक में चलते हैं, यानी कि बच्चों के फील्ड में हम लोग चलते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक डोज। पीडियाट्रिक डोज में क्या होता है, इसमें क्या अलग है भैया कि इसको अलग से पढ़ा रहे हो, पीडियाट्रिक अलग पढ़ा रहे हो, अडल्ट अलग पढ़ा रहे हो, पीडियाट्रिक डोज, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग पीडियाट्रिक डोज, यानी कि बच्चों में डोज कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो इसका यंग्स फार्मूला होता है, इसका एक होता है फार्मूला जिसका नाम है यंग्स फार्मूला, ठीक है। यंग्स फार्मूला क्या होता है, तो चाइल्ड डोज, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, चाइल्ड डोज, ठीक है, बच्चों में। चाइल्ड डोज कैसे, चाइल्ड डोज कितना देना है, उसका एज कितना है, एज बच्चे का एज कितना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से एज प्लस 12 यानी कि 12, ठीक है, प्लस 12। इसको मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ, हाँ, प्लस 12, ठीक है, 12। अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, ये डिवाइड में है, और इनटू अडल्ट डोज, ठीक है। अडल्ट डोज भी हमको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि अडल्ट में जो डोज लगता है वो बच्चों में थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो अब इसको हम लोग, ये फॉर्मूला है हमारा एक, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, इसको दो तीन फॉर्मूले मैं आपको दे चुका हूँ। अब इस फॉर्मूले से भी मैं एक आध क्वेश्चन कर देता हूँ और आपको करा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पीडियाट्रिक में अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है अडल्ट डोज है, अडल्ट डोज कितना है, अडल्ट डोज कितना है, 300 mg, अडल्ट डोज 300 mg। चाइल्ड एज यानी कि जो बच्चा है, जिस बच्चे को हमको देना है उसका एज कितना है, उसका एज है 6 ईयर। अब हमको दो चीज़ें पता हो गई, अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। बच्चे को कितना डोज देना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, चाइल्ड डोज, ठीक है, चाइल्ड डोज बच्चे में कितना देना है, तो बच्चा कितना है 6 साल का, 6 + 12 और इंटू 300। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारा आएगा 100 mg। तो हमको कितना देना है, बच्चों को 100 mg दे देना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका आंसर 100 mg है।
अब इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, यानी कि यूनिट कन्वर्जन जो मैं आपको वहाँ पे बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, उसे एक बार हम देख भी लेते हैं और अच्छे से थोड़ा याद करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिट कन्वर्जन, यानी कि आपको यूनिट कुछ और दिया है और फंसाने के लिए, कैलकुलेट कराने के लिए कुछ और बोल देगा, तो ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन यानी कि 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम में कितना होता है 1000 mg होता है। ठीक है, 1 ग्राम में 1000 mg। ठीक है, 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 1 mg में कितना होता है 1000 mc ग्राम। ठीक है, और 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितना होता है भैया, 1 लीटर में सबको पता है 1000 ml होता है। ठीक है, और 1 TSP में कितना होता है 5 ml, यानी कि एक ड्रॉप बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए उसमें होता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये यूनिट कन्वर्जन है, इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, कॉमन मिस्टेक इसमें होता है फॉरगेटिंग अ यूनिट कन्वर्जन, रॉन्ग डेसिमल प्लेसमेंट या फिर कंफ्यूजन ऑफ mg एंड mcg। इसमें कंफ्यूजन होता है, रीचेकिंग ना करें। ठीक है, रीचेकिंग ना करना होता है, सॉरी। अब आ जाता है यहाँ पे, हम जो रूट पढ़े थे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं रूट के बारे में। ठीक है, रूट क्या हम बोल रहे थे, क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपना ओरल। ठीक है, ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट क्या है, तो ओरल रूट यानी कि मुंह से जो दवाई लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है भैया, इसके 2 चीज़ होते हैं, एक है उसका एडवांटेज, ठीक है, एक है डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, ये इजी है, फट से मुंह खोलो, मेडिसिन दो, ख़त्म। सेफ है, और क्या है इकोनॉमिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी जो है वो इसको कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो है, और क्या है, ये वोमिटिंग करा सकता है पेशेंट को। ठीक है, वोमिटिंग, अगर ये हम लोग ओरल रूट से लेते हैं तो पेशेंट का मुंह खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को उल्टी आ सकती है। अब आ जाते हैं दूसरे रूट पे, सबल्यूंगस रूट, यानी कि जीभ के नीचे जो दवाई रख के देते हैं उसको। इसमें नाइट्रोग्लिसराइन जैसे देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये फास्ट होता है। इसको हम लिख भी लेते हैं एक बार यहाँ पे। दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है हमारा सबल्यूंगस रूट। ठीक है, सबल्यूंगस रूट यानी कि इसका एडवांटेज क्या है, ये क्या है, फास्ट है। ठीक है, और इसको तुरंत फट से ना ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट इन ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तुरंत काम करता है, ऑब्जर्व तुरंत हो जाता है। उसके बाद से आ जाता है हमारा तीसरा रूट कौन सा रूट है भैया, तीसरा रूट, तो तीसरा रूट है इसका हमारा बकल रूट। ठीक है, बकल रूट यानी कि मेडिसिन जो है वो चिक के नीचे या फिर गम के बीच में रखा जाता है, जिससे कि ये थूक में मिलकर अंदर चला जाता है, बस। ठीक है, अब आ जाता है पेरेंटियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंजेक्शन द्वारा देने वाली दवाइयाँ। ठीक है, अब देखो जनरल प्रिंसिपल क्या होता है इंजेक्शन देने का। अब देखो इसको हटाओ, बकल रूट, ओरल रूट, उसको तो सबको पता है भैया। ये छोटे छोटे बच्चों को भैया दवाई कहाँ खानी है, मुंह से खानी है, ये चीज़ें पता है। कैसे खानी है, जीभ के नीचे खानी है ये, और चिक के नीचे लग दवा खानी है, ये चीज़ें तो सबको पता है। अब जो चीज़ें नहीं पता है वो कौन सी चीज़ है, वो है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंजेक्शन देने के रूट और मेडिसिन। ठीक है, इसके जनरल प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल यानी कि इसके कुछ कॉमन सिद्धांत जो कि हमको सारे इंजेक्शन देते टाइम पे फॉलो करना ही करना है इन इंजेक्शन। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हमको इंजेक्शन नहीं पता क्या होता है। ठीक है, पहला इसका क्या है, पहला एस्ट्रोलाइल, यानी कि इसको एस्ट्रोलाइल करना है, इसको बैक्टीरिया फ्री करना है, हार्मफुल बैक्टीरिया को हटाना है, और ऐसी चीज़ें ना रह जाए जो कि क्या करे, हमारे पेशेंट को दोबारा बीमार करे, उसको इसलिए हम लोग को एस्ट्रोलाइल करना है। करेक्ट साइट मतलब कि
जो हमारा ये इंजेक्शन है उसके कई साइट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे जस्ट इसके आगे, ठीक है। उसके बाद से करेक्ट नीडल, करेक्ट नीडल यानी कि ये नीडल जो है वो कई टाइप्स के आते हैं, पेशेंट कैसा है, पेशेंट की बॉडी कैसी है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नीडल का यूज़ करेंगे। उसका गेज कितना होना चाहिए, 26 नंबर, 18 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, उस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। हैंड हाइजीन यानी कि इंजेक्शन कैसे भी नहीं लगा देना है, हैंड हाइजीन प्रॉपर फॉलो करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ पेरेंटल थेरेपी, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ से का इंजेक्शन को दिया जाता है, उसके टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। तो उसके टाइप्स को देखते हैं, तो यहाँ पे टाइप डाल लेते हैं, हेडिंग टाइप। तो पहला टाइप आपका आता है IM। IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि ये जो है, ये जो इंजेक्शन है वो कहाँ पे दी जाती है, ये वाला इंजेक्शन हमारे मसल्स के नीचे दी जाती है, ठीक है, ये मसल्स के नीचे दी जाती है, मसल्स में दी जाती है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका IV। IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, वेस्कुलर में बोल रहा हूँ गलती से, इंट्रावेनस, यानी कि ये जो वेन में दी जाती है उसको IV लिखा जाता है। IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर, IV का मतलब इंट्रावेनस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आता है आपका SC, ठीक है, SC का मतलब होता है सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस कौन सा रूट होता है भैया, सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे वाला रूट होता है, ठीक है, स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे, ठीक है। उसके बाद से आता है ID, ICID, ठीक है, IM IV, ये दोनों भाई जैसे लगते हैं, ठीक है। और ID का मतलब होता है इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल यानी कि स्किन के लेयर में, ठीक है, स्किन के लेयर में लगता है ये जो ये इंजेक्शन लगता है, कहाँ पर लगता है, स्किन के लेयर में लगता है। अब इसके हम लोग एक एक रूट को अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये जो आपका IM है उसको हम लोग कितने एंगल पे लगाते हैं, 90 डिग्री एंगल पे हम लोग लगा देते हैं इंजेक्शन को, ठीक है। ये जिस्टोलाइड एंड वेंट्रिकुलस, ये सारी चीज़ें हम लोग देख के लगाते हैं कहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। और इसके साइड हम लोग भी पढ़ लेंगे आगे। और IB जो है आपका 45 डिग्री एंगल पे लगता है, जैसे जैसे वेंस मिलते हैं हम लोग उस हिसाब से लगाते हैं। और आपका S जो है आपका सबक्यूटेनियस SC, ये कितना डिग्री पे लगता है, ये भी आपके 45 डिग्री पे लगता है। और सबसे नीचे आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, इंट्राडर्मल, ये 15 डिग्री पे लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है ये भी बता दिया मैं, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कौन सा है, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग इनटू अ बॉडी कैविटी, मतलब कि शरीर की जो गुफा है उसमें दवाई को डालना, ठीक है, नेजल पैक, सुप्रेस, जो भी चीज़ है उसमें डाल देना, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन, बूंद को द्वारा दवाई को देना, ये सारी चीज़ें वही है, इरिटेशन, एस्पिरेशन, इनहेलेशन। अब आपका यहाँ पे होता है चैप्टर का द एंड। अब यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, ड्रग कैलकुलेशन सबसे मेन, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग रूट, ये जो चीज़ें पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।